नमस्कार मित्रों। आज से 2 दिनों बाद यानी शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और उस बैठक पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। उस बैठक पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में विपक्षी एकता को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और विपक्षी एकता को लेकर तंज और उपहास का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच पूरे देश की नजर पटना की उस बैठक पर इसलिए लगी हुई है कि वहां से क्या निकल कर आता है। क्या विपक्षी एकता संभव हो पाएगी? क्या विपक्षी दल सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए कोई बड़ी तस्वीर देश के सामने रखेंगे? क्या कोई बड़ा एजेंडा सामने रखेंगे? क्या जो नया गठबंधन होगा उसका कुछ नया नाम होगा? यूपीए जो पहले बना था कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या ये उससे अलग होगा? कई तरह के सवाल हैं और इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी चुनौती मिल पाएगी। इस बीच केजरीवाल की एक चिट्ठी की चर्चा भी शुरू हो गई है जिसे इस बैठक में भाग लेने वाले सभी दलों के नेताओं को उन्होंने भेजा है जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। केजरीवाल ने इस चिट्ठी के जरिए केंद्र सरकार के उस अध्यादेश पर भी चर्चा करने की बात कही है जिसको लेकर दिल्ली सरकार काफी उद्वेलित है और दिल्ली में इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी रैली की गई थी कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है और केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल का एक नया पंचनामा तैयार कर दिया है। एक नया अध्यादेश के जरिए अधिकारियों के ऊपर अपना एक डोमिनेंस, उनके ऊपर एक अधिकार अपना बना लिया है। और केजरीवाल ने इस चिट्ठी में ये भी कहा है कि अगर इसी तरह से दिल्ली में सरकार जो है, केंद्र सरकार का दखल बना रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो गैर भाजपा सरकारें हैं राज्यों में, इसी तरह के अध्यादेश के जरिए उनको भी परेशान किया जा सकता है, उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सकता है, उनके ऊपर भी इसी तरह का दखलंदाजी हो सकती है। तो एक तरफ केजरीवाल ने एक समस्या सामने रखी है, दूसरी तरफ ये एक डर भी सामने रखा है। अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल की इस चिट्ठी को लेकर विपक्षी दलों के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। अभी तक कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये चिट्ठी जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको पढ़ा जा रहा है। मैं इस वीडियो में उस चिट्ठी के जिक्र भी करूंगा और उस चिट्ठी में जो मजमून है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। बहरहाल 23 जून को ये जो बैठक होने जा रही है बेहद अहम है और नीतीश कुमार की पहल पर ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कई ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अगर विपक्षी दल एक साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में साथ आते हैं तो आगे चलकर ये सभी दल किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और सीटों पे बंटवारा किस तरह से किए जाएंगे। क्या जो ये फॉर्मूला पहले चला आ रहा था कि कांग्रेस के लिए 200 सीटें छोड़ दी जाएं और उसके बाद क्षेत्रीय दल, जहां जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उसको किसी तरह का नुकसान न हो, ऐसी कोशिश की जाए और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ सभी विपक्षी दलों का एक सामूहिक उम्मीदवार खड़ा हो ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सके। तो इस बैठक में सबसे बड़ा सवाल होगा सीटों का बंटवारा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के लिए उचित सम्मान की बात होगी। क्षेत्रीय दल जो अपने इलाके में मजबूत है, उनकी स्थिति मजबूत है, उनके संगठन मजबूत है और वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है, उन दलों को कैसे सहयोग करेंगे और बाकी दलों की उसमें क्या भूमिका होगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर जो है, कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किस तरह से कांग्रेस की भूमिका होगी, क्योंकि एक पैन इंडिया पार्टी है जो कांग्रेस ही है। इसके अलावा सभी दल जो इस पूरे विपक्षी एकता में शामिल होने जा रहे हैं, किसी भी दल की 2 या 3 राज्यों से ज्यादा अधिक क्षेत्रों में उनका कोई प्रभाव नहीं। तो देखना यह है कि कांग्रेस को इसमें किस तरह की भूमिका कांग्रेस के लिए तय की जाती है। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि क्या इस गठबंधन का नाम यूपीए होगा या कोई नया नाम तय किया जाएगा, क्योंकि यूपीए के नाम से पहले जो संगठन था, पहले जो गठबंधन था, उसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी और उस गठबंधन में नीतीश कुमार तो थे नहीं, उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी नहीं थी। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी, इस बार नीतीश कुमार भी इस गठबंधन का हिस्सा होंगे। तो क्या ये यूपीए के रूप में ही रहेगा या इसका कुछ और नाम होगा, इस बारे में भी इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जब 2024 में विपक्षी दलों की ओर से चुनौती दी जाएगी तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि देश के सामने
क्या वो किस तरह का विकल्प पेश करेंगे, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए देश के सामने वो विपक्षी दलों का एजेंडा रखेंगे, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम रखेंगे जिससे जनता को ये बताया जा सके अगर विपक्षी दलों की एकता की वजह से केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो उस सरकार का एजेंडा क्या होगा, उस सरकार के कार्यक्रम क्या होंगे, उस सरकार की नीतियां क्या होंगी और किसानों के लिए वो क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे और आम लोगों के लिए क्या करेंगे। इस बारे में कोई क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाएगा और क्या यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कोई ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, ये सब कुछ इस बैठक में तय हो सकता है। इसलिए भी इस बैठक पर सबकी नजर है। वैसे पटना में होने वाली विपक्षी दलों की इस बैठक को लेकर कई सवाल भी हैं, क्योंकि विपक्षी दलों ने कई दलों को, जो गैर बीजेपी दल है, उनको अपने साथ शामिल नहीं किया है। उसमें खास तौर पर मायावती है, बसपा है, यानी उत्तर प्रदेश में बसपा को इस विपक्षी दल एकता का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। उसी तरह से तेलंगाना में सरकार चलाने वाले केसीआर को भी इस बैठक से दूर रखा गया है। इस बैठक के लिए उनको शायद कोई निमंत्रण नहीं है, ऐसी जानकारी अभी तक है। तो देखना ये होगा कि क्या ये जो गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकता की जो कोशिश की जा रही है, इस विपक्षी एकता की कोशिश से कौन से दल दूर रहते हैं या किन दलों को दूर रखा जाता है। तो शुक्रवार को ये भी साफ हो जाएगा कि इस बैठक में शामिल होने वाले दलों की संख्या कितनी है और कौन कौन से चेहरे हैं जो इस भूमिका में आगे आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में चुनौती पेश करें। और अब चर्चा केजरीवाल के उस चिट्ठी की। केजरीवाल के उस चिट्ठी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि माना जा रहा है कि ऐन बैठक से पहले केजरीवाल ने इस चिट्ठी को लिखकर विपक्षी दलों पर एक दबाव बना दिया है, एक शर्त रखी है। तो क्या ये सचमुच विपक्षी दलों की एकता के लिए केजरीवाल की शर्त है या ये केजरीवाल की गुजारिश है? हम केजरीवाल की उस चिट्ठी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपको मैं बता रहा हूं कि इस चिट्ठी में केजरीवाल ने किस तरह की बातें लिखी। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में लिखा है कि आपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया। ये समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। कंकरेंट लिस्ट में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्व राज्य से भी छीन सकती है, जैसे केंद्र सरकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर किसी भी पूर्व राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर से पूर्ण रूप से अधिकार छीन सकती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के संदर्भ में ऐसा अध्यादेश लाकर एक प्रयोग किया है। यदि केंद्र सरकार इस प्रयोग में सफल हो जाती है तो फिर वो एक एक करके सभी गैर बीजेपी राज्यों के लिए ही ऐसे ही अध्यादेश जारी करके कंकरेंट लिस्ट में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकार को छीन लेगी। इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी पार्टियां और सभी लोग मिलकर इसे किसी हालत में संसद में पास न होने दें। यदि दिल्ली में यह अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने, उनकी कोई पावर नहीं होगी। फिर एलजी के जरिए केंद्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी, चाहे लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने। और दिल्ली के बाद एक एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो। तो एक तरह से केजरीवाल ने अपनी पूरी स्थिति, जो लगातार वो अपना अभियान चला रहे थे राज्यों में जाकर, अब वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने जो बातें उस वक्त उस मुलाकात के दौरान कही थी, जो शंकाएं उन्होंने रखी थी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उन शंकाओं को इस चिट्ठी में रखा है और ये उम्मीद जाहिर की है कि पटना में होने वाली बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हो। पहले चर्चा हो इस बात को, जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में एक शब्द लिखा है, इससे ऐसा लग रहा है कि वो शर्त रख रहे हैं, लेकिन शायद केजरीवाल ऐसी कोई शर्त नहीं रखने जा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से केजरीवाल जरूर, चूंकि दिल्ली में और पंजाब में उनकी सरकार है और कह सकते हैं कि लोकसभा की 20 सीटों पर उनका एक प्रभाव है, इस नाते वो इस गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं।
ये भी साफ है। इस बैठक में जब केजरीवाल शामिल होंगे तो वो ये भी जताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की भूमिका इस पूरे, अगर देखा जाए तो इस पूरे जो गठबंधन में उस तरह से न रेखांकित किया जाए जैसे वो सबका लीडर हो जाता है। ये जानकारी भी आ रही है कि केजरीवाल इस पक्ष में है कि कांग्रेस को अतिरिक्त खुली छूट न हो, ताकि वो सभी क्षेत्रीय दलों पर किसी तरह का एक तरह से प्रभाव बनाने की कोशिश करे या उनको चुनाव से पहले ही उनको अगुवा माने। तो ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। देखना यह है कि इस बैठक में किस तरह की चर्चा होती है, कितनी गंभीर चर्चा हो पाती है, और इस पहले मंथन के बाद विपक्षी एकता की जो कोशिश चल रही थी, इस कोशिश को कितना बड़ा स्वरूप मिलता है, कितनी ताकत मिलती है, कितना जमीन पर उसका असर दिखाई देता है, और किस तरह का एजेंडा आगे ये लोग तय कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये शुक्रवार को सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा कि विपक्षी दलों की एकता बीजेपी के खिलाफ में जो इनकी मुहिम है वो कितना बड़ा असर डालेगी देश के वोटरों पर। क्योंकि इस एकता के जरिए जो संदेश जाएगा, इस एकता के जरिए जो एजेंडा जाएगा, एजेंडा रखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर जो सरकार बनेगी वो उसके सामने किस तरह का एजेंडा होगा, उसके सामने किस तरह की जो रोड मैप होगा देश के लिए, ये जब जाहिर होगा तभी देश में इस विपक्षी एकता को लेकर किसी तरह का आकर्षण बन पाएगा। देखना यह है कि पटना में होने वाली ये पहली बैठक कितनी कामयाब होती है और क्या संदेश यहाँ से निकल कर जाता है। ममता बनर्जी ने शायद ये प्रस्ताव किया था कि पटना से ये बातचीत शुरू होनी चाहिए विपक्षी एकता की, क्योंकि 77 में जब देश में इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, विपक्षी दल एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण ने पटना की जमीन से ही इस तरह का एक नारा दिया था जो पूरे देश में एक क्रांति के रूप में फैल गया, और आखिरकार कांग्रेस की महान पराजय हुई, कांग्रेस की बड़ी पराजय हुई और देश में एक नई सरकार बनी थी। पूरे देश की निगाह इस बात पर भी होगी कि पटना की बैठक से किस तरह का संदेश जाता है, किस तरह का मुद्दा सामने आता है, जो जनता के सवाल हैं उन सवालों पर कैसे विपक्षी दल एकजुट रहकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाते हैं और किस तरह का एजेंडा पेश करते हैं देश के सामने, इस पर सबकी निगाह है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।